नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो लगातार हमारे चैनल पे अपलोड किए जाने वाले वीडियोस को लगातार देखते रहें। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन आपकी प्रिपरेशन एवं रिवीजन के पर्पज से महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है और सभी को पता है कि बात की जा रही है चाइल्डहुड की, यानी कि बाल्यावस्था पीरियड की। और इस स्टेज में जो है सबसे ज़्यादा जो व्यवहार प्रभावित होता है वो होता है परिवार से। जी हाँ दोस्तों, बच्चा परिवार में रहता है, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में रहता है और उनसे ही जो है उसका व्यवहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो देखिए, सभी एग्जाम्स में एज इट इज पूछा जाने वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं GTW पैट्रिक, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे अधिक आवश्यक निम्न में से क्या है? तो समाज की जागरूकता। जी हाँ दोस्तों, अगर शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना है या बनाए जाने की जो आवश्यकता आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा है, तो वो है समाज की जागरूकता की आवश्यकता, अवेयरनेस की आवश्यकता। यानी यदि हमारा समाज जागरूक नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हमारी फैमिली जागरूक नहीं है, हमारे बच्चे जागरूक नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स जो कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं, टीचर्स जागरूक नहीं है, यानी कि कहा जाए कि पूरा का पूरा समाज ही अगर जागरूक नहीं है तो शारीरिक शिक्षा को आगे कौन ले जाएगा। और शारीरिक शिक्षा की जो एक अवधारणा मानी जाती है कि रोगों से मुक्ति ही शारीरिक शिक्षा है, वही समाज में रह जाएगी। और सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का और जो मुख्य उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का कि सर्वांगीण विकास होता है शारीरिक शिक्षा से, शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक विकास होता है इंडिविजुअल का, उस अवधारणा को आगे जो बनाना है, लोकप्रिय बनाना है और आगे ले जाना है, उसके लिए समाज की जागरूकता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? तो जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो, ये सही ऑप्शन है। शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो बसंत ऋतु इज करेक्ट आंसर। शिविर का अनुशासन कैसा होता है? तो कठोर होता है, आप सभी को पता है दोस्तों। देन सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है? तो पर्यावरणीय कारकों के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता होती है। घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को किस नाम से जाना जाता है? तो शिविर यानी कैंप के नाम से इसे जाना जाता है। YMCA क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड्स यानी स्काउट एंड गाइड्स, बॉयज़ के लिए स्काउट एंड गर्ल्स के लिए गाइड्स, ये किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्वयंसेवी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप एक बार सर्च जरूर कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो बालक स्काउट एंड बालिका गाइड्स दिया हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर जो है शासकीय अभिकरण भी हो सकता है, क्योंकि स्कूल और जो कॉलेज लेवल पे स्काउट एंड गाइड्स का जो आयोजन किया जाता है तो वो शासकीय एजेंसी के थ्रू ही किया जाता है। बट आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो स्वयं से भी अभिकरण है। तो देखिए, इसका आंसर आप हमें चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि पारिवारिक मनोरंजन है तो क्या है? देखिए, ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को आयोजित करने के लिए किया जाता है, उन्हें पारिवारिक मनोरंजन कहते हैं। नेक्स्ट, जो मनोरंजन गाँव अथवा कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, कि समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सामुदायिक मनोरंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो इसे मनोरंजन कहते हैं। वातावरण के भेद निम्न में से कौन से हैं? तो भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण। देखिए दोस्तों, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कई बार इसका आंसर जो है अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण से भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर जो है वो भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण बिल्कुल सही है।
क्योंकि अनुकूल तथा प्रतिकूल तो भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण का ही एक भाग है। और अगर पूछा जाए कि मुख्य भेद क्या है वातावरण के, तो भौगोलिक तथा सामाजिक ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सही मिलान आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्या होगा, सामुदायिक मनोरंजन का संबंध जो है वो किससे होगा, तो ग्रामीण और शहरी समुदाय से इसका संबंध है। व्यावसायिक मनोरंजन का मतलब क्या होगा, मनोरंजन पार्क, ठीक है। संस्थात्मक मनोरंजन जो किसी संस्था से जुड़ा हुआ होता है, जैसे स्कूल और कॉलेज से। और थेरेपेटिक मनोरंजन यानी कि अस्पताल से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का अर्थ निम्न में से क्या है, तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि बचपन में बच्चे का बर्ताव सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, तो परिवार से, बचपन में यानी बाल्यावस्था में, पहले ही हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या तलाशना है, यानी कि क्या तलाशना है या क्या है इसका मेन बेसिस, तो सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य, सुंदरता और अच्छाई की भावना पर, विचारधारा पर आधारित है जो है आदर्शवाद। और आदर्शवाद के प्रणेता हैं प्लेटो, आप सभी को पता है दोस्तों। मनोविज्ञान के पिता निम्न में से कौन है, तो विलियम वुंट को मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, आप सभी को पता है। और अगर बोला जाए कि खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो कॉलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। एवं एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शारीरिक शिक्षक आजकल किस रूप में जाना जाता है, तो एक निर्देशदाता, एक गति शिक्षक, एक अभ्यास मास्टर, इन सभी रूपों में आजकल एक शारीरिक शिक्षक को जाना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा यानी कि मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया था, तो सिगमंड फ्रायड ने इसको विकसित किया था, या सिगमंड फ्रायड ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट देखिए कि किसके अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है, तो 18वीं शताब्दी के द्वारा जो है देखिए यह परिभाषा दी गई थी, यानी कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के द्वारा जाना जाता था। सबसे पहले मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में 18वीं शताब्दी में जाना जाता था, यानी कि मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। उससे भी पहले देखिए मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में, यानी आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और उसके बाद देखिए चेतना के अध्ययन के रूप में, लेकिन जो करेंटली जो इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, तो आत्मा का विज्ञान कहते हैं। एक्चुअली मनोविज्ञान ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका देखिए साइकोलॉजी से लिया गया है। तो साइक का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि साइकोलॉजी यानी आत्मा के अध्ययन को जो है मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। ग्रीक भाषा का ये शब्द है, लेकिन वुडवर्थ ने इस तरह से मनोविज्ञान को परिभाषित किया है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, यानी सबसे पहले इसे आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था, फिर मन खोया, यानी उसके बाद इसे मन के अध्ययन के रूप में जाना जाने लगा, फिर चेतना खोई, यानी कि फिर चेतना के अध्ययन के रूप में जाना जाने लगा, और वो भी जो है वो अभी चेंज हो चुका है। और करेंटली यानी कि जो अभी वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो वुडवर्थ ने कहा कि परंतु वह व्यवहार के साथ अब तक टिका हुआ है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई, परंतु व्यवहार के साथ वह अब तक टिका हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वुडवर्थ ने इस तरह से क्यों परिभाषित किया है मनोविज्ञान को। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको जो करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है इसका संबंध कार्ल गूस से है, ये करेक्ट नहीं है। क्यों, देखिए क्योंकि कार्ल गूस का संबंध एंटीसिपेटरी थ्योरी से है।
एंटीसिपेटरी थ्योरी के प्रतिपादक जो हैं वो कार्ल गुस जी हैं, और सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक शीलर एवं स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर एवं शीलर को सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा देखिए कैथार्टिक थ्योरी अरस्तु के द्वारा दी गई थी, सही है। रिकैपिटुलेटरी थ्योरी जी स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई थी, ये भी सही है। और इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी मैकडूगल के द्वारा दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो देखिए कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर, यानी कि के.एम. बर्न्स का यह कथन है। दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर की के.एम. बर्न्स के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया? तो जॉन ड्यूवी, यानी कि प्रयोगवाद के प्रतिपादक कौन है? प्रयोगवाद, व्यवहारवाद या उपयोगितावाद के प्रतिपादक के रूप में जॉन ड्यूवी जी को जाना जाता है। खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है, यह कथन किसका है? तो यह रूसो का कथन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया? तो प्लेटो इज करेक्ट आंसर। शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया? तो अगेन प्लेटो इज करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, मनोविज्ञान और साइकोलॉजिकल बेसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने इस सीरीज में शामिल किए हैं। तो व्यवहार की वृद्धि को क्या कहा जाता है? देखिए सीखना। अब लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो व्यवहार की वृद्धि को जो है वो सीखना यानी लर्निंग के रूप में जाना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो पहले ही हमने बता दिया है, मानव व्यवहार के अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, संतोष का नियम संबंधित है प्रभाव के नियम से। संतोष का नियम जो है वो प्रभाव के नियम से संबंधित है। जो E.L. थॉर्नडाइक है, इन्होंने सीखने के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिनमें से पहला नियम है प्रभाव का नियम, दूसरा नियम है तत्परता का नियम और तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। तो प्रभाव के नियम को संतोष के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में कोहलर को जाना जाता है। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशनल थ्योरी जो है वो पावलोव के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो प्रतिक्रिया का नियम जो है वो सीखने का नियम नहीं है। और क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के सिद्धांत में शामिल किया जाता है। न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे उनमें से तीसरा नियम जो है वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम में शामिल किया जाता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3। और जो तैयारी का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सभी सीखने के नियम में शामिल किए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो 3 प्रकार के नियमों का। और मनोवैज्ञानिक जो है अध्ययन है वो किसका अध्ययन है? तो मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसे जाना जाता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेनिस में 4 हैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? और अगर जो 4 हैंड ड्राइव सीखने पर अगर जो टॉप स्पिन ट्रेनिंग का जो यूज है वो क्या कहलाता है? इस टाइप का जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है वो क्या कहलाता है? तो सकारात्मक ट्रेनिंग कहलाता है, क्योंकि इसमें सीखने वाले को फायदा मिल रहा है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। एक स्किल में सीखा गया जो लर्निंग है वो दूसरे स्किल को सीखने में हेल्पफुल है, इससे इसे सकारात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और जब एक स्किल को सीखने के लिए किए गए प्रयास एक स्किल को सीखने वाले जो स्किल हैं वो दूसरे स्किल को सीखने में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो उन्हें नकारात्मक स्थानांतरण या निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या लर्निंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो, क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें। क्रो एंड क्रो इज करेक्ट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, सीखना प्रभावित होता है तो प्रेरणा से। दिए हुए जो भी ऑप्शन है उनमें से जो सबसे सटीक जवाब है वो है प्रेरणा से सीखना सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।